अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट स्टडी करेंगे। इसमें हमारे पास क्या होती है, बायोमोलिकुलर कोलिजन थ्योरी आती है, उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी आती है और फिर हमने यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस का रेट जो होता है उसको डिटरमिन करना है। ठीक है, उसके लिए जो काइनेटिक थ्योरी है हमने उसको देखना है। अब इससे पहले हमने आर्हेनियस फैक्टर देख लिया या आर्हेनियस इक्वेशन देख लिया है। ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी पे और टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, यह रेट कांस्टेंट की हमने देख लिया कि रेट कांस्टेंट कैसे एक्सपोनेंशियली हमारे पास टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंडेंट है। अब हम यहाँ पे क्या स्टडी करना चाह रहे हैं, थ्योरीज। ठीक है, जो थ्योरी पेश की गई कि यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन कैसे होता है, कि मॉलिक्यूल का कोलिजन्स कैसे होता है या कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। आगे आप नेक्स्ट देखोगे कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है या वहाँ पे क्या कौन कौन सी एनर्जीज में चेंजेस आती हैं या कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड आउट होने के लिए। तो सबसे पहले जो थ्योरी दी गई वो थी हमारे पास बायोमोलिकुलर कोलिजन थ्योरी। ठीक है, इसमें ये था कि जब भी दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, उनकी फ्रूटफुल कोलिजन्स होनी चाहिए, मतलब कि उनके पास इतनी इनफ एनर्जी होनी चाहिए कि वो आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, कि उनके दरमियान में लाजमी नहीं होता कि सारे ही कोलिजन जो होते हैं वो फ्रूटफुल होते हैं। कुछ कोलिजन तो होगी लेकिन वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में ना हो तो केमिकल रिएक्शन नहीं होता। मीन बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कोलिजन के लिए भी जो है हम उनको कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हम देखेंगे और फिर हम बायोमोलिकुलर थ्योरी को देखेंगे कि हम उसकी डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट। वेरियस थ्योरीज। तो हम लोग जो है थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट स्टडी कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले बायोमोलिकुलर थ्योरी है। ठीक है, वेरियस थ्योरीज रिगार्डिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैव बीन proposed which have been discussed below. फर्स्टली हम किसको स्टडी कर रहे हैं, बायोमोलिकुलर कोलिजन थ्योरी को। ठीक है, बायोमोलिकुलर के नेम से आपको पता है कि जब भी कोलिजन हो रहा है तो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोलिजन। ठीक है, हम इसको स्टडी कर रहे हैं कि वो कैसा कोलिजन हो सकता है। Bimolecular collision theory for the reaction consisting of two reactant molecules only was proposed by Max Strauss and William Lewis. According to this theory, क्या क्या होना चाहिए मॉलिक्यूल के पास और किस तरह का कोलिजन होने चाहिए, ये इस थ्योरी के पास्टुलेट्स हैं हमारे पास। रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल टेक प्लेस ड्यू टू कोलिजन बिटवीन देम, कि जब तक कोलिजन नहीं होगा दो मॉलिक्यूल के दरमियान में तो उस टाइम तक उनका रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। ठीक है, अब हम दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये दो मॉलिक्यूल के दरमियान में कोलिजन है। ऑल कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल डू नॉट लीड टू केमिकल रिएक्शंस। हमें पता है कि सारे कोलिजन जो हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होते। जब तक कंडीशन है, जब तक मॉलिक्यूल की प्रॉपर ओरिएंटेशन ना हो, प्रॉपर एनर्जी ना हो और एग्जैक्ट मॉलिक्यूल के साथ जो है कोलिजन ना हो रहा हो, तो वो हमारे पास जो है वो कोलिजन फ्रूटफुल नहीं होता। इसलिए इसको यहाँ पे कहा जा रहा है कि सारे के सारे कोलिजन जो हैं वो फ्रूटफुल नहीं होते, या सारे के सारे कोलिजन लाजमी नहीं है कि वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करें। The collisions which cause a chemical reaction to take place are termed as effective or successful collision, या जिसे fruitful collision कहते हैं। ठीक है, कि इफेक्टिव collision वो हैं जिनकी वजह से रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है और इनइफेक्टिव वो होंगे जिनकी वजह से रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता लेकिन collision तो हो रहे होते हैं, the other being ineffective. ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर द collision to be effective reactant molecule must have energies greater than the activation energy.
हमें पता है कि इफेक्टिव कोलिजन कब हो सकता है कि मॉलिक्यूल के पास, हमने जैसे पीछे बात कर ली थी कि एवरेज जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है, जो उनके मूवमेंट के लिए एनर्जी है, उससे ज़्यादा एनर्जी उन्हें चाहिए ताकि वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकें। तो हमारे पास क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी थी। तो मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए कि मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट हमारे साथ पास क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन सो एज टू कॉज हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए तो ताकि वो हेड ऑन कोलिजन कर सकें। हेड ऑन कोलिजन क्या होते हैं, एक्चुअली कोलिजन की डिफरेंट टाइप हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अगर आके स्ट्राइक कर रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल ऑलरेडी मूव कर रहा है, या दूसरा मॉलिक्यूल स्टेशनरी है, दूसरे मॉलिक्यूल की साइड के साथ टकरा रहा है, उसके बिल्कुल सामने से टकरा रहा है। तो कोलिजन्स की भी डिफरेंट टाइप होती है, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी। ठीक है, और प्रॉपर ओरिएंटेशन हो और वो हेड ऑन कोलिजन एक दूसरे के साथ करें और उनकी प्रॉपर एनर्जी हो, तो तभी हमारे पास क्या हो सकता है कि रिएक्शन जो है उसके अंदर ये कोलिजन फ्रूटफुल हो सकते हैं, वरना ये फ्रूटफुल नहीं हो सकते हैं, जिसे हम इफेक्टिव कह रहे हैं। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं रिएक्शन को प्रोसीड आउट होने के लिए। ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है रेट। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को हमने देखना है कि ये तीनों चीज़ें कैसे इफेक्ट कर रही हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहली चीज़ क्या है, टू द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। कि एक टाइम के ऊपर एक एक हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम ले लिया। ठीक है, कि 1 मीटर क्यूब के अंदर एक टाइम के ऊपर यानी एक सेकंड में कितने कोलिजन होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि एक सेकंड के अंदर एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर कितने कोलिजन्स होते हैं मॉलिक्यूल के। ठीक है, दूसरी क्या चीज है, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। दूसरा फैक्टर आ गया कि प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए मॉलिक्यूल की। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि वो मॉलिक्यूल, देखो टोटल मॉलिक्यूल में से कुछ की प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी तो वो फ्रैक्शन में मॉलिक्यूल आ जाएंगे ना हमारे पास, कि 5 बाय टोटल 5 बाय अगर 10 करना है, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन आ जाता है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। और थर्ड फैक्टर क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, कि वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी जो है एक्टिवेशन एनर्जी से ग्रेटर है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तीन चीज़ों के कि नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हैं। ठीक है, एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है, उनकी ओरिएंटेशन कितनी है, कैसी ओरिएंटेशन है। तीसरा, उनके पास एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को हमने आगे निकालना है, हमने तीनों चीजों को देखना है। The variation in the rate of reaction due to change in temperature or pressure is also due to the fact that these factors change the probability of the collision between the reactant molecules. हमने जो पीछे टेम्परेचर का इफेक्ट देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्यों इंक्रीज हो रहा था, कि मॉलिक्यूल के दरम्यान में कोलिजन इंक्रीज हो रहे थे। इसी तरह प्रेशर ऑफ गैस अगर हम इंक्रीज करें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होंगे तो उनके चांसेस ऑफ कोलिजन भी इंक्रीज हो जाते हैं। ये जैसे आपको ये पॉइंट बताया जा रहा है कि यहाँ पे हमारे पास प्रेशर का क्या इफेक्ट हो सकता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो सकता है, इसी तरह हमारे पास क्या है, लाइकवाइज अ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, हेंस इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। कि ये जो हमारे पास कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसा पाथ देख लेते हैं जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम हो, तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल के कोलिजन जो हो रहे हैं वो इफेक्टिव कोलिजन हो सकते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो जल्दी कंप्लीट हो सकता है, यानी रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो सकता है और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हाई हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास 6 पॉइंट थे बायोमोलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी के, जिसको हम उसके पोस्टुलेट्स कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इन पोस्टुलेट्स की वजह से हम बायोमोलिकुलर थ्योरी को कैसे ड्राइव कर सकते हैं। इन द लाइट ऑफ द पोस्टुलेट्स ऑफ द कोलिजन थ्योरी, द रेट एक्सप्रेशन फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन कैन बी ड्राइव एज, ये हमारे पास क्या है, कोई ये दो रिएक्टेंट है ए और बी,
वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उनका जो रेट कांस्टेंट है, आप सिंपली इसको के लिखते हो। K2 इसलिए लिखा जा रहा है कि ये बाई मालिक्यूलर के लिए दो मालिक्यूल है, ठीक है, इसलिए इसको K2 से मेंशन किया जा रहा है। रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज गिवन बाय रेट इज इक्वल टू K2 कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। अब कंसंट्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे उतना ही हमारे पास क्या हो गया, उनके कोलिजन के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो इसको एन एन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, स्मॉल एन से, और स्मॉल एन और ए से का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए, और स्मॉल एन बी का मतलब क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ बी। और जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर देंगे। हम आप देखोगे आगे कि इसको हमने कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट किया हुआ कहीं कहीं पे, ठीक है। तो कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और जो है स्मॉल एन ए या स्मॉल एन बी जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए और बी होंगे पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम आ सकता है, ठीक है। हमारे पास क्या है, वेयर K2 इज द रेट कांस्टेंट फॉर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, Na and Nb represent the number of molecules of A and B respectively per unit volume। कि एक वॉल्यूम ने स्पेसिफाई कर दिया कि 1 मीटर क्यूब के अंदर A के इतने मॉलिक्यूल होंगे, B के इतने मॉलिक्यूल होंगे। The two reacting molecules A and B are assumed to be smooth spheres। स्मूथ स्फेयर का मतलब क्या है कि हम ये कंसिडर करें कि ये जो ए मॉलिक्यूल है या बी मॉलिक्यूल है, जैसे ही इसी तरह ही है जैसे हमारे पास बॉल होती है कि राउंड राउंड में बॉल है, ठीक है। लेकिन आपको पता है एक्चुअल में मॉलिक्यूल राउंड नहीं होते। हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि मॉलिक्यूल जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं वो जैसे दो बॉल्स आपस में स्ट्राइक करती है, कोलाइड करती है, ये उसी तरह उनकी कोलिजन हो रही है। लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है क्योंकि मॉलिक्यूल राउंड नहीं होते, ठीक है। उनकी प्रॉपर बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ उनके दरमियान में होता है। तो यहाँ पे जैसे ज्यूम किया जा रहा है कि ये स्मूथ स्फेयर की तरह है। द सेपरेशन d between the center of two molecule approaching each other is given by Ra plus Rb, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, वेयर Ra and Rb are the radii of Ra and Rb respectively। रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ डायामीटर, ठीक है। अब क्या है, जब दो मॉलिक्यूल आपस में बहुत ज्यादा करीब आ गए हैं, एक है ए दूसरा है बी, तो ए के रेडियस और बी के रेडियस को मिला लें तो उसका क्या बन जाता है, डायामीटर बन जाता है, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो वो किससे इक्वल हो सकता है कि वो दोनों को प्लस कर दें हमारे पास, कि जो मिनिमम डिस्टेंस है ए और बी के दरमियान में वो हमारे पास क्या होता है, डायामीटर है। या डी से रिप्रेजेंट करिए, वो क्या हो सकता है कि आर ए कितना है और आर बी को हम प्लस कर लें। एनी मॉलिक्यूल ऑफ बी कैन कोलाइड विद दैट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ its center lies within the area pi d square around a। अब एक्चुअली ये कोलिजन्स की जब थ्योरी आती है, कोलिजन के बारे में देखा जाता है, तो कोलिजन डायामीटर कितना है, कोलिजन का एरिया कितना है, कोलिजन्स का वॉल्यूम कितना है। अब ये एरिया कितना होगा, जैसे आप क्या कर सकते हो कि पाई आर स्क्वायर करते होते थे, ठीक है। ये वही एरिया है, पाई डी स्क्वायर है यहाँ पे, कि डी हमारे पास क्या था कि जितना उनके दरम्यान में मिनिमम डिस्टेंस है, ये वो आ गया हमारे पास। अब ये क्या है कि एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जितने भी ए मॉलिक्यूल होंगे उनके साथ जो है वो बी मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर सकता है, ठीक है। कि जितने भी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ए मॉलिक्यूल हैं उन्हीं के साथ जो है वो बी मॉलिक्यूल जो होगा वो स्ट्राइक कर सकता है। द वॉल्यूम विल बी देयर फॉर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड लेंथ। अब अगर हमने किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर देखना है तो क्या करते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, इक्वल होता है एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। एरिया की वैल्यू हमारे पास क्या है, पाई डी स्क्वायर, और लेंथ क्या होती है, सी, आपने वो इक्वेशन देखी होगी, सी इज इक्वल टू एक्स ओवर टी, ठीक है। अब वही है कि हमने x निकालना है कि डिस्टेंस ओवर टाइम जो है वो हमारे पास क्या होता है, स्पीड या वेलोसिटी से रिलेट कर रहा था, c से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसको वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जस्ट लेंथ निकाली है जिसे हम डिस्टेंस कह रहे होते थे।
जो न्यूटन सेकंड लॉ वाली इक्वेशन है कि C इज इक्वल टू एक्स ओवर टी, ये वही इक्वेशन है। वहां से हम डिस्टेंस निकालने हैं या सिंपली उसको लेंथ कर दें तो क्या बन जाता है C इंटू टी। अब चेंज इन टाइम, ठीक है, कि एक कोई टाइम इंटरवल के दरम्यान में, मीन 1 सेकंड से 5 सेकंड के दरम्यान में उसकी लेंथ कितनी आई, वो मूव किया मॉलिक्यूल, तो मूव करने से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो हमारे पास क्या है, उसकी लेंथ आ जाती है। ठीक है, तो लेंथ को और एरिया को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो लेंथ यहाँ पे C डेल्टा T आ जाएगा किसी भी टाइम इंटरवल के दरम्यान में। The volume out of which a molecule A sweep in time delta T is, अब हमारे पास क्या है, हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है A का जो मूव कर रहा होता है टाइम के अंदर, कि 1 सेकंड से लेके 10 सेकंड के दरम्यान में वो कितना वॉल्यूम के अंदर मूव करता है, कितना उसकी मूवमेंट हो रही है, वो किस पे डिपेंड कर रही है कि एरिया कितना उसका, ठीक है, पाई डी स्क्वायर, और उसकी लेंथ कितनी है, यानी हम वॉल्यूम निकाले हैं, लेंथ और एरिया को मल्टीप्लाई करें। द वॉल्यूम आउट ऑफ विच अ मॉलिक्यूल ऑफ ए स्वीप पर यूनिट टाइम, ठीक है, ये डेल्टा टी था। अगर हम पर यूनिट टाइम करें तो वो यूनिट वाला फार्मूला कि इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, 1 सेकंड के अंदर कितना वो मूव कर रहा है, तो ये डेल्टा टी जब नीचे डिवाइड होगा तो ये डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगी, सी बार पाई डी स्क्वायर। ठीक है, अभी हमारे पास क्या आ गया कि ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया जिसके अंदर ए मॉलिक्यूल जो है पर यूनिट टाइम के अंदर मूव कर सकता है। Hence we can write that number of collision of a single molecule of A with n B molecule of B per unit time per unit volume is, कि हमने अब निकालना है कि A के मॉलिक्यूल जो हैं वो कितने B मॉलिक्यूल के साथ जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ कोलिशंस ए मॉलिक्यूल एंड बी के साथ कर रहा है कि कितने बी के मॉलिक्यूल हैं उनके साथ कोलिशंस कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल वो वाले जिनका कोलिशन हो रहा है यहाँ पे, उसको हम क्या लिखेंगे, एन ए बी इज इक्वल टू एन बी सी पाई डी स्क्वायर। ठीक है, कि ए का मॉलिक्यूल जो है वो बी के मॉलिक्यूल के साथ जो कोलिशंस कर रहा है तो वो क्या आ जाएंगे कि एन बी सी बार पाई डी स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन निकाल लेंगे। ये तो एक मॉलिक्यूल था ना, ठीक है, कि एक मॉलिक्यूल कर रहा है, अगर सारे मॉलिक्यूल्स के हम कोलिजन निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, उनका टोटल निकाल लेंगे। द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ एन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए विद एन बी मॉलिक्यूल्स ऑफ बी पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम इज, कि जितने भी ए के मॉलिक्यूल हैं जिसे हम एन ए कह रहे हैं और जितने भी बी के मॉलिक्यूल हैं जिसे हम एन बी कह रहे हैं, उनका पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर हमने टोटल कोलिजन निकालने होंगे, तो हम क्या है, स्मॉल एन की बजाय कैपिटल एन करेंगे, और एन ए के कोलिजन एन बी के साथ या एन बी के कोलिजन एन ए के साथ। बाकी हमारे पास क्या है, सेम वही इक्वेशन आ रही है कि सी बार पाई डी स्क्वायर। अब ये सी बार क्या था, ठीक है, ये थी हमारे पास वेलोसिटी। ठीक है, अब ये सिंपल वेलोसिटी जो होती है तो उसके ऊपर बार ना आता है, ये मीन वेलोसिटी होती है। अगर आप लोगों में से किसी ने पढ़ा हो कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, मीन वेलोसिटी होती है, रिलेटिव वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सी बार का मतलब क्या था, ये हमारे पास वेलोसिटी है, मीन वेलोसिटी। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि 5.219 के अंदर क्या कर सकते हैं, सी बार की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द मीन वेलोसिटी c bar which is a molecule of A is moving is given by, कि अगर हमने A मॉलिक्यूल की वेलोसिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, c bar is equal to 8 RT over 5 ma अंडर रूट। ठीक है, होल अंडर रूट है। अब ma क्या है, मैस या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A आ जाता है, या मैस आप कह सकते हो इसको, ये A की कितनी मैस है। ठीक है, this will be true only if it is assumed that the all molecule of B are rest।
अब हमने सिर्फ वेलोसिटी निकाली है ए के लिहाज से, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ए मॉलिक्यूल मूव कर रहा है और बी मॉलिक्यूल रेस्ट पे, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में तो क्या होता है, ए मॉलिक्यूल भी मूव कर रहा होता है, बी मॉलिक्यूल भी मूव कर रहा होता है। तो इसलिए हमें सिंपल वेलोसिटी नहीं लेनी, बल्कि हमें रिलेटिव वेलोसिटी लेनी है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है कि ए के साथ साथ बी भी मूव कर रहा है, तो उनकी आपस में एक दूसरे के लिहाज से कितनी वेलोसिटी है, ठीक है। Therefore, we make use of mean velocity of A relative to that of B. ठीक है, कि A की वेलोसिटी B के लिहाज से कितनी है, तो ये C बार रिलेटिव आ जाएगी। अब हम C बार सिंपल नहीं यूज करेंगे, C बार रिलेटिव यूज कर लेंगे, ठीक है। C बार इज relative is similar to C bar except that the molecular mass of A is replaced by reduced mass as given in below. उसने कहा कि अब हमने पहले क्या लिया था, सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मास लिया था, या मोलर मास जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उसकी एक एक ए का लिया था, लेकिन हम बी का भी लेना चाहें तो हम उसको क्या यूज करते हैं, रिड्यूस मास को यूज करते हैं। रिड्यूस मास की इन्होंने आपको नीचे ये बताई है कि रिड्यूस मास क्या होती है, कि पूरे सिस्टम की मास ले लें, ठीक है। पूरा सिस्टम हमारे पास क्या है, ए और बी, ठीक है। दो दो मॉलिक्यूल्स ही है ना, एक तरह के मॉलिक्यूल ए हैं और एक तरह के मॉलिक्यूल हमारे पास बी हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि ए और बी दोनों की मैस को ले लें, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, रिड्यूस मैस। तो इसके रिड्यूस मैस जो म्यू है हमारे पास, वो क्या हो जाता है, एम ए इंटू एम बी डिवाइडेड बाय एम ए प्लस एम बी। ये रिड्यूस मैस आती है कि इस पूरे सिस्टम की मैस है, कि हम ए की मैस और बी की मैस को मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और उसको डिवाइड भी कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए सिंपल ए की मॉलिक्यूल की बजाय हमने पूरे सिस्टम की मैस यहाँ ले लेते हैं। तो सी रिलेटिव क्या बन गई, इज इक्वल टू 8 RT ओवर पाई म्यू अंडर रूट, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी रिलेटिव इन इक्वेशन, जो प्रीवियस इक्वेशन आ रही है हमारे पास 5.219, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये जो सी बार है उसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो सी बार रिलेटिव की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एन ए बी इज इक्वल टू 8 RT पाई म्यू। अब अंडर रूट को हम इस तरह साइन लगा के इसका कर दें या 1/2 कर दें, बात तो एक ही है, ठीक है। बाकी इक्वेशन हमारे पास जो है वो सेम रह जाएगी कि एन ए एन बी और पाई डी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, एन ए एन बी पाई एंड डी स्क्वायर, ठीक है। ये सारी टर्म उसी तरह आ गई हमारे पास। अब आप देखें यहाँ पे पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट ऐसे होंगे कि ये हमारे पास क्या है, 1/2 है इसका स्क्वायर में, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये एक पाई की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, वो इधर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और इस साइड से हमारे पास पाई की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारे पास क्या है, हमारे पास जो रिड्यूस मैस है, जैसे मैंने आपको पहले बता दी, हम इक्वेशन में क्या करेंगे, रिड्यूस मैस की वैल्यू पुट कर देंगे। तो रिड्यूस मैस की वैल्यू क्या आती है, एम ए एम मल्टीप्लाई बाय एम बी डिवाइड बाय एम ए प्लस एम बी। बाकी सारी टर्म वैसे ही आ गई, और ये क्या रह गया, डी स्क्वायर इंटू एन ए और एन बी। अब इसी को रीअरेंज करके लिखा है कि जब ये डिनोमिनेटर में है तो क्या होगा, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है तो एम ए प्लस एम बी ऊपर चला जाएगा और एम ए मल्टीप्लाई बाय एम बी जो है वो नीचे आ जाएगा। बाकी सारी इक्वेशन जो है वो वही है कि यहाँ पे हमारे पास क्या निकला है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हैं, वो क्या बन गया, कैपिटल एन ए बी इज इक्वल टू 8 π RT मल्टीप्लाई बाय एम ए प्लस एम बी डिवाइडेड बाय एम ए मल्टीप्लाई बाय एम बी। और इस सारी टर्म का क्या है, अंडर रूट है हमारे पास, और साथ में डी स्क्वायर एन ए और एन बी आ जाता है। As we know that according to the collision theory, the rate of reaction is equal to the product of number of collisions of a molecules of A with the number of molecules of B per unit volume per unit time.
ठीक, पहला फैक्टर आ गया कि नंबर ऑफ कोलिजन्स हमने निकाल लिए। दूसरा फैक्टर क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक चीज निकाली, नंबर ऑफ कोलिजन हमने निकाले। दूसरा फैक्टर क्या है, वो फ्रैक्शन जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा वैल्यू होगी। तो वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा वाली वैल्यू क्या आती है कि वो हम कैसे निकाल सकते हैं, ई एक्सपोनेंट माइनस ई स्टार ओवर आर टी। ठीक है, अभी हम ये ई स्टार भी देखेंगे कि वो फ्रैक्शन जिसके पास एनर्जी जो है एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है उसके लिए ये जो है एनर्जी का फैक्टर है। और थर्ड फैक्टर हमारे पास क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। और ओरिएंटेशन को डील करने के लिए हमारे पास एक फैक्टर आ गया पी। इन द अबव इक्वेशन P is called steric factor or probability factor. It is a dimensionless quantity के P जो है उसकी steric से फैक्टर से डील कर रहा है, यानी उसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन से डील कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन है जो पॉस्टुलेट था मेरे ख्याल 4 या 5th वाला, वो यही था कि नंबर ऑफ कोलिजन्स को मालूम होने चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए और मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें रेट ऑफ फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमने ऊपर किया क्या है, हमने एन ए और एन बी निकाल लिया, यानी टोटल नंबर ऑफ कोलिजन निकाल लिए। तो हम क्या करेंगे, एन ए और एन ए बी की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, रेट के अंदर putting the value of NAB from equation 5.22 in the above equation we get, हमने क्या किया, NAB की वैल्यू पुट की, बाकी सारी टर्म वैसी आ गई, डी स्केयर NANB मल्टीप्लाई बाय P आ गया और एक्सपोनेंशियल माइनस E स्टार ओवर RT आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि दो इक्वेशंस को कंपेयर कर लें। वो कहते हैं कि हम कौन कौन सी इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग 5.218 एंड 221। रेट की हमने इक्वेशन निकाल ली, दूसरी साइड पे हम क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं 5.218 इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी, हम कंपेयर कर लेते हैं उसके साथ कि रेट किसके इक्वल है, K2NA और NB के इक्वल है। ठीक है, तो दूसरी साइड अब 5.22 में भी रेट है, तो एक साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे रेट खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, K2NANB। ठीक है, K2NANB हमारे पास एक साइड पे आ गया और राइट साइड पे हमारे पास क्या बनेगा कि ये वाली टर्म आ जाएगी। इसका मतलब है कि जब ये K2NANB इधर है तो NANB इस साइड पे डिवाइड होगा, तो यहाँ पे ये जो NA और NB है वो क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी टर्म हमारे पास सेम रहेगी। जस्ट ये NA और NB कैंसल आउट होगा, आप इसको कैंसल आउट करके देख लीजिएगा। रिमेनिंग क्या रह गया, K2 इज इक्वल टू, ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर से पहले ये जो P था हमने इधर ले आए और D स्केयर भी इस साइड पे आ गया, बाकी ये टर्म आ गई और एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वो इस साइड पे एंड पे रहेगी। अब आप इस टर्म के अंदर देखें, ये जो T है टेम्परेचर वाला, ठीक है, उसकी पावर क्या है, 1/2। ठीक है, इस टेम्परेचर को बाहर निकाल दें, बाकी टर्म जो है वो अलहदा से आ जाए और एक्सपोनेंशियल टर्म भी हमारे पास अलहदा से आ जाए। एक्सपोनेंशियल टर्म देखें आप 5.223 के अंदर वैसे ही है, टी को उन्होंने बाहर निकाल दिया, तो इसका मतलब है टी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1/2 है। बाकी ये जो सारी टर्म है ये डी के इक्वल आ गई। ठीक है, यहाँ पे डी क्या है, डी के अंदर सेम वो सारी टर्म है जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर से वाला है और उसके अलावा क्या है, टेम्परेचर बाहर निकला हुआ है, तो टेम्परेचर जो है यहाँ पे इसके अंदर नहीं है। इक्वेशन 5.223 is similar in the form of Arrhenius equation, shows that the rate constant of a bimolecular reaction increases exponentially with temperature, but in the present case the pre-exponential factor is a function of temperature। यहाँ पे क्या है कि ये सेम इक्वेशन है आर्हेनियस इक्वेशन की कि रेट ऑफ फ्रैक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियली टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और एक्सपोनेंशियल से पहले जितना भी फैक्टर है, ठीक है, ये डी और टी 1/2। अब ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो है
वो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के ऊपर भी डिपेंडेंट है। लेकिन वहां पे पहले क्या था, अर्हेनियस इक्वेशन में ऐसा नहीं था। ए जहाँ पे ए लिखा हुआ था, ए का उसने कहा था कि ये टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है, लेकिन बायोमोलिकुलर थ्योरी कह रही है कि यहाँ पे जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, मतलब कि वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। इससे नेक्स्ट हमारे पास कंपैरिजन है, कंपैरिजन और शॉर्ट, ठीक है, हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। अब हम कंपैरिजन करने लगे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएगी, आप इसको देख लीजिएगा। अ कंपैरिजन ऑफ कोलिजन थ्योरी विद अर्हेनियस इक्वेशन, कि ये हमारे पास क्या है, कोलिजन थ्योरी आ गई है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि कोलिजन थ्योरी के साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन आ गई 5.223। अब अगर हम इसका लॉग लें तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ K2 प्लस लॉग ऑफ D प्लस, अब ये जो टर्म होती है ना, पार होती है, तो जब हम इसका लॉग ले रहे होते हैं तो ये लॉग से पहले आ जाएगी, तो ये बन जाएगी 1/2 लॉग ऑफ T। और अगर हम एक्सपोनेंशियल टर्म का लॉग लेना चाहें तो एक्सपोनेंशियल और लॉग वाली टर्म जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ई स्टार ओवर आर टी। ठीक है, तो ये वही इक्वेशन बनेगी कि हमने ऊपर वाली इक्वेशन का लॉग लिया, तो ये क्या बन गया, लॉग नेचुरल K2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ D प्लस 1/2 लॉग नेचुरल T माइनस ई स्टार ओवर आर टी। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस t को इन्वर्ट करना है। ठीक है, लॉग नेचुरल में आपको पता है जो प्लस वाली टर्म है वो ऊपर आएगी, अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी। जस्ट हमने यहाँ पे क्या किया, इसको डिनोमिनेटर में लेके आए, तो इसके साथ क्या होगा, इस टर्म के साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ क्या था, प्लस था, प्लस 1/2 था, लेकिन हमने अगर इसको माइनस 1/2 किया है, यानी -1 से इस टर्म को सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या होगा कि ये इन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे क्या है, ई स्टार ओवर आर टी है, तो टी को हमने सेपरेट का इसलिए कर लिया कि हमने जहाँ जहाँ टी है उसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू 1/t। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या बन गया, डी लॉग नेचुरल K2 डिवाइडेड बाय डी 1/t। अब जिस जिस टर्म में t नहीं है उसकी तो डिफ्रेंसिएशन नहीं होगी। ठीक है, तो उस डी लॉग नेचुरल डी की जगह पे आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0। अब ये दूसरी टर्म, ये क्या है, -1/2 लॉग नेचुरल 1/t। आपको मैंने सिंपल जब फर्स्ट ऑर्डर की करवाई थी कि हमारे पास x हो अगर, तो उसका आंसर क्या आता है, लॉग नेचुरल x आता है। ठीक है, तो हम अब हमारे पास लॉग नेचुरल है और 1/t है। ठीक है, कि अगर हमारे पास 1/x हो तो उसका आंसर क्या आता है, लॉग नेचुरल x। यानी आप अगर फर्स्ट ऑर्डर वाली याद करें तो हमारे पास क्या था, 1/a माइनस एक्स था, तो आंसर हमारे पास क्या आया था, माइनस लॉग नेचुरल a माइनस एक्स। मैंने आपको ये कहा था अगर प्लस में हो, a प्लस एक्स हो, तो क्या होगा कि ये इसका आंसर क्या आएगा, प्लस लॉग नेचुरल a माइनस एक्स। आप उसको उसकी डिफ्रेंसिएशन भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये वही है, अगर हमारे पास ऑलरेडी क्या है, लॉग नेचुरल की टर्म है 1/t में है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सिंपल t आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है कि यहाँ बन जाएगा -1/2t। और दूसरी साइड पे अगर हम देखें एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक्सपोनेंशियल तो वैसे खत्म हो गया, माइनस क्या रह गया था, ई स्टार ओवर आर टी। तो E और R की तो हमारे पास डिफ्रेंसिएशन नहीं होगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ 1/t के लिहाज से 1/t की होगी। अब ये देखिए D और D कैंसिल आउट हो जाएगा, T ऊपर जाएगा और ये T और T कैंसिल आउट हो जाएंगे, मीन ये टर्म हमारे पास क्या रह जाएगी, 1 रह जाएगी, और 1 मल्टीप्लाई बाई ई स्टार R रह जाएगा। तो ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, -1/2t माइनस ई स्टार R।
अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पूरी इक्वेशन को माइनस आर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इक्वेशन के जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ये आर आ गया, माइनस आर आ गया। इसी तरह टी के साथ भी आर से मल्टीप्लाई होगा, और ई के साथ जो आर मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो क्या होगा, आर और आर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और माइनस के साथ था तो ये प्लस हो जाएगी, और दूसरी साइड पे माइनस आर से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो -1/2 की बजाय अब +2 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, -r d log natural k 2 डिवाइडेड बाई d 1/t इज इक्वल टू r t/2 प्लस ई स्टार। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि ई स्टार की वैल्यू निकाल सकते हैं, या अगर ई स्टार की वैल्यू ना निकालें अगर हम इसी इक्वेशन को कंपेयर कर दें आर्हेनियस इक्वेशन के साथ, तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या थी, यही टर्म थी हमारे पास राइट हैंड साइड वाली, इज इक्वल टू हमारे पास आर टी और एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल आ रही होती है। ठीक है, हम वो देख लेते हैं ये इन्होंने कौन सी इक्वेशन को कहा है कंपेयर करने को। आप इस इक्वेशन को यहीं पे लिखिएगा। ठीक है, 5.216 वाली इक्वेशन है, तो वो इक्वेशन देखिएगा, हमारे पास इक्वेशन आती है एक्टिवेशन एनर्जी यानी ई ए इज इक्वल टू, ये जो लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला फैक्टर है उसके इक्वल है ये। ठीक है, यानी वो इक्वल है -r d log नेचुरल k d/1/t। तो जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ई ए इज इक्वल टू, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला फैक्टर था वो उस सारे के इक्वल आ जाते हैं। वो क्या है हमारे पास ई स्टार प्लस आर टी ओवर 2। तो यहाँ से हमने अगर हम ई स्टार की वैल्यू निकालनी है तो ई स्टार क्या है, ई ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, इस इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाती है तो माइनस में हो जाती है। तो क्या बन जाएगा, ई स्टार इज इक्वल टू ई ए माइनस आर टी ओवर 2। अब अपने ई स्टार की वैल्यू निकाल ली। अब हम इस ई स्टार की वैल्यू को कहाँ पुट कर सकते हैं, ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आ रही थी, ठीक है, 5.222 वाली इक्वेशन के अंदर जो फाइनल इक्वेशन हमने निकाली थी, कि जिसमें हमने तीनों फैक्टर ले लिए थे, कि एनर्जी का फैक्टर भी आ गया, कोलिजन वाली भी आ गई, और प्रॉपर कोलिजन भी इनके दरमियान में आ गई। तो इस इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ई एक्सपोनेंशियल जो है माइनस ई स्टार ओवर आर टी, तो यहाँ पे अगर हम ई स्टार की वैल्यू को पुट कर दें तो ई स्टार की वैल्यू हमारे पास क्या है कि ई स्टार इज इक्वल टू ई ए माइनस आर टी ओवर टी। तो हम यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए माइनस आर टी ओवर 2 डिवाइडेड बाय ये आर टी जो है ये इक्वेशन के अंदर से ऊपर से आ रहा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ई ए ओवर आर टी। ठीक है, माइनस ई ए ओवर आर टी, आप देखें नीचे वाली टर्म के अंदर आ गया। दूसरा क्या है माइनस, और ये माइनस क्या होगा, जो ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है वो क्या हो जाएंगे प्लस, और आर टी डिवाइडेड बाई आर टी है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ रह जाएगा 1/2। तो यहाँ पे क्या है, आप देखो एक्सपोनेंशियल टर्म में पहली टर्म क्या है +1/2 और मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए ओवर आर टी, बाकी वाली टर्म हमारे पास सेम है। अब वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर कर लें आर्हेनियस इक्वेशन के साथ, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है वो क्या है। हमारे पास क्या था, अगर आर्हेनियस इक्वेशन आपको याद हो कि k इज इक्वल टू a इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए ओवर आर टी, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को छोड़ के ये बाकी जितनी भी टर्म है वो क्या था, आर्हेनियस फैक्टर था। ठीक है, ये वो आर्हेनियस फैक्टर आ गया हमारे पास। इट इज एविडेंट फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इन द कोलिजन थ्योरी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। कि यहाँ पे हमारे पास जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। अब अगर यानी जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर था या हमारे पास जो आर्हेनियस फैक्टर है उसके अंदर टेम्परेचर भी आ रहा है। ये सबसे पहले थ्योरी दी गई थी और इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स होंगे। ठीक है, अब हम उन डिफेक्ट्स को देख लेते हैं। वन ऑफ द वीकनेस ऑफ collision theory is that it is the applicable to simple gas phase reactions only,
कि ये सिंपल गैस फेज रिएक्शन पे होती है, लेकिन सोल्यूशन फेज के अंदर ये जो है ना ओबे नहीं हो रही होती। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन नहीं हो सकती। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, कि ये बॉन्ड की फॉर्मेशन और बॉन्ड की ब्रेकेज के बारे में नहीं बताती। या सिंपल आप ही कह दो, यहाँ पे इसने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस किया, इसने मॉलिक्यूल की रोटेशन के बारे में डील नहीं किया, मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन के बारे में नहीं डील किया, इसने बॉन्ड की ब्रेकेज यानी जो वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज आता है उसके बारे में डील नहीं किया। ठीक है, क्लियन थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन सरफेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन के जो कैटेलाइज्ड रिएक्शन होते हैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द कम्प्लेक्स चेन रिएक्शन, कि कम्प्लेक्स चेन रिएक्शंस के ऊपर भी हमारे पास ये इसको भी फॉलो नहीं कर रही होती। इसी तरह अगर आप दूसरी वाली बुक के अंदर से देखोगे, वहां पे भी हमारे पास क्या है, जो इसकी शॉर्ट कमिंग है उसके ऊपर से भी आप देख सकते हो। जब मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है, या मॉलिक्यूल कम्प्लेक्स हो रहे हैं, तो उस टाइम भी हमारे पास ये थ्योरी जो है ना वो चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल के साइज का भी इफेक्ट आ रहा होता है। और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज और जो कैलकुलेटेड वैल्यूज होती हैं, जब उनके अंदर चेंज आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है थ्योरी में कोई ना कोई डिफेक्ट हो सकता है, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो कि इसने कंसिडर नहीं की। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास क्या थी कि शॉर्ट कमिंग थी क्लियन थ्योरी के। ठीक है, ये सबसे पहले थ्योरी दी गई थी, बाद में हमारे पास एक्टिवेटेड स्टेट वाली या ट्रांजिशन स्टेट वाली थ्योरी दी गई थी। तो ये आप लोग ने इसको डिटेल में कर लेना है। दूसरी वाली बुक के अंदर इसको डिटेल में नहीं किया होगा हुआ, तो इसलिए मैं आपको यहाँ से करवा रही थी। वहाँ पे जस्ट एक दो इक्वेशन लिखी हुई हैं, लेकिन वो आपको इसलिए ये करवाई है ताकि आप लोगों को ये सारी की सारी जो है ना प्रॉपर हर स्टेप इसका आना चाहिए। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा।